जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आप लोग का जो मांग था ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो पब्लिश की गई थी शॉर्ट नोट, जिसमें सबसे पहले हम कवर किए थे पॉलिटी का, फिर उसके बाद कवर किए थे मॉडर्न हिस्ट्री का। पॉलिटी में लगभग 800 से 900 वन लाइनर था। मॉडर्न हिस्ट्री में कम से कम 1600-1700 के आसपास जो है वन लाइनर था। और लास्ट जो हम लोग कवर किए हैं, जिसका वीडियो आपको को और 7 तारीख को 8 तारीख को मिला है, हाँ 8 मार्च या 9 मार्च को आपको वो वीडियो मिला है। 8 मार्च को मिल चुका था। तो हम लोग कवर किए ज्योग्राफी। तो 3 सेक्शन जो हम लोग कवर कर लिए थे और उस पर आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है। तीनों सेक्शन पे आप लोग का मांग था कि और भी वीडियो दीजिए, तो और वीडियो मैं आपको बता दूं कि ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन के द्वारा सिर्फ वो 3 सेक्शन का ही शॉर्ट नोट्स जारी किया गया था। इसकी वजह से मैं वो तीनों वन लाइनर के शॉर्ट नोट्स का वीडियो आप लोग को दे दिया हूँ, ठीक है। अब कैंडिडेट का जो है मांग था कि ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा 7,000 प्लस एमसीक्यू ई बुक जारी किया गया है। ई बुक जो है ये फ्री वाला नहीं, ये पेड ई बुक है, आप लोग देख सकते हैं। इसे कवर करवा दीजिए। तो मैं धीरे धीरे सभी को स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब की बार जो स्टार्ट किया हूँ, ये स्टार्ट किया हूँ सामान्य विज्ञान यानी साइंस से स्टार्ट किया हूँ। मेरे पास अवेलेबल है हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी और जीके भी। जीके यानी विविध, और फिर ये सामान्य विज्ञान। ये सभी हिस्ट्री में तीनों सेक्शन अवेलेबल है, प्रत्येक चीज़ अवेलेबल है। आप लोग को धैर्य बना के रखना होगा। और मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ आज साइंस से। मास्टर वीडियो रहेगा, थोड़ा समय लगेगा। इसमें अप्रॉक्स आपको 110 पेज आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है 110 पेज के आसपास है। तो कम से कम मान लीजिए 60 से 8 क्वेश्चन, लगभग 700-800 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे साइंस में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है जीव विज्ञान का परिचय और उसकी प्रमुख शाखाएं। क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन, लेकिन हम वन लाइनर की तरफ पढ़ते जाएंगे, ऑप्शन पे बहुत कम ध्यान देंगे, आंसर की तरफ बढ़ते जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन की तरफ से, और आपको भी अपने मन में इसका आंसर टिक करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है जीव विज्ञान का पिता कहलाते हैं। तो जीव विज्ञान का पिता कौन कहलाते हैं? अरस्तु। नेक्स्ट, हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सरीसृप एवं उभयचरों का। पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो पेडोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं मिट्टी का। नेक्स्ट है मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंध विज्ञान है, ये हो जाएगा कैलोलॉजी। क्या होगा? कालोलॉजी, इसे कैलोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। तो शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं मरुद्भिद। क्या बोलते हैं? मरुद्भिद। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं हम लोग पक्षी का। किसका अध्ययन करते हैं? पक्षी का। नेक्स्ट है विटिकल्चर जाना जाता है अंगूर उत्पादन से। विटिकल्चर से जाना जाता है अंगूर उत्पादन से। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया कोशिका व कोशिका संरचना एवं विभाजन। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। नेक्स्ट, प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो है प्लाज्मा झिल्ली और माइनस साइटोप्लाज्म, उसे बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। लाइसोसोम होते हैं, तो लाइसोसोम होते हैं पाचन केंद्र। क्या होते हैं लाइसोसोम? पाचन केंद्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। लेकिन कोशिका भित्ति जो है वो पेड़ पौधे में ही सिर्फ पाए जाते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट भी पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल तो दोनों में पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधे में थोड़ा ज़्यादा रहता है। और मानव प्रजाति जो होते हैं जैसे बंदर हो गया, इस सब में थोड़ा छोटा छोटा होता है, बहुत कम ना के बराबर होता है, लेकिन पेड़ पौधे में ज़्यादा होता है। लेकिन कोशिका झिल्ली दोनों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के डैश से बना होता है, तो लगभग कितना होता है? तो ये हो जाएगा 94% हिस्सा जो है, लगभग 94% हिस्सा जो है लसिका का पानी से बना होता है। नेक्स्ट,
राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं आरएनए के। किसके होते हैं? आरएनए के। नेक्स्ट है लाइसोसोम बनाता है, तो लाइसोसोम बनाता है गोल्गी का। लाइसोसोम किससे बनता है? गोल्गी काय से बनता है। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से अधिक होगा, एक से अधिक में पाया जाता है। ठीक है, उपकला कोशिका। आगे बढ़ते हैं। क्रोमोजोम में पाया जाता है, तो क्रोमोजोम में क्या पाया जाता है? क्रोमोजोम में पाया जाता है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। नेक्स्ट है शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? तो शरीर के प्रत्येक कोशिका को जो ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है लाल रुधिर कणिकाएं द्वारा। किसके द्वारा? लाल रुधिर कणिकाएं द्वारा। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इंटरफेरोन का संबंध किससे है? तो इंटरफेरोन का संबंध जो है वो वायरस से है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। 90% से अधिक सेल पाए जाने वाला पदार्थ है, तो ये पाया जाता है जल में। सेल में 90% से अधिक क्या पाया जाता है? जल। जीव द्रव में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जल। त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो त्वचा का रंग निर्धारित होता है मेलेनोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? मेलेनोसाइट के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोषक पदार्थ। अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं अधिकतर एंजाइम? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है, आपको पता होगा रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी। कौन सा है? बी और सी। और ए डी ई के ई जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। आगे बढ़ते हैं। स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिका पाया जाता है वृषण में। किस में पाया जाता है? वृषण में। नेक्स्ट है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डन धान अच्छा स्रोत है, यहाँ दो लिखा गया। गोल्डन धान जो है वो अच्छा स्रोत है किसका? तो वो अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। नेक्स्ट शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? तो कौन सी शर्करा है? ये है सेल्यूलोज। नेक्स्ट निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं? तो सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल जो है वो सोयाबीन में उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। विटामिन डी की अल्पता से क्या होगा? तो विटामिन डी की अल्पता से क्या होता है? रिकेट्स होता है। गेहूं, चावल, शहद किसके स्रोत है? तो गेहूं, चावल और शहद जो है वो किसके स्रोत है? वो स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित हो जाता है? तो वो है मास्टेज। क्या है? मास्टेज। या माल्टेज नहीं है, मास्टेज ही सही है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मास्टेज ही होगा। नेक्स्ट कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो ये है जाइमेज। नेक्स्ट निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ हैं? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ऊर्जा खाद्य पदार्थ है। दूध किसका घटिया स्रोत है? आपको पता है कि विटामिन सी का घटिया स्रोत है दूध, क्योंकि दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड कहिए या विटामिन सी कहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो हो जाएगा आपका सब्जियां। क्या हो जाएगा? सब्जियां। आगे बढ़ते हैं। भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये हो जाएगा वसा में। किसमें? वसा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो वो है विटामिन के। क्या है? विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? कौन सा है जो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। ये सभी जो है इन सभी में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यकृत में भंडारित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं? तो आर्गो कैल्सीफेरोल जो है विटामिन D2 को कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सिर्फ कैल्सीफेरोल आएगा, विटामिन डी आएगा, और आर्गो कैल्सीफेरोल है तो विटामिन D2 आएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, अभी जस्ट मैंने बताया यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विष प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो है विटामिन के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट होता है। निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट होता है बताइए? तो ये हो जाएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? तो वो हो जाएगा विटामिन के, जो खून के जमने में आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें से निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? तो उसमें जो उपस्थिति होती है केसिन के साथ साथ कैरोटीन की उपस्थिति होती है, जिसके कारण गाय का दूध जो है पीला और सफ़ेद रंग का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विटामिन में से किसको स्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं? आपको पता है विटामिन सी को स्कॉर्बिक अम्ल कहता है। विटामिन सी की कमी से होता है क्या? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है अंडे का पीला भाग। क्या है? अंडे का पीला भाग जो है विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। विटामिन ए उपलब्ध होता है किस में? विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर में। दूध में खट्टापन आता है लैक्टिक अम्ल के कारण। निम्नलिखित में से किस में चयापचय प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो ये हो जाएगा वसा से। किससे? वसा से। आगे बढ़ते हैं, शर्करा में सबसे मीठी है कौन सी? शर्करा में सबसे मीठी हो जाएगी आपकी फ्रक्टोज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अनुवांशिकी तथा विकास। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वयं प्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो कौन सा है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डीएनए और दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो डीएनए और दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो आरएनए होते हैं। डीएनए और आरएनए जो है वो दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है। डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा? जैव प्रौद्योगिकी। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो ये हो जाएगा जीन। क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? तो डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है 34 से। क्या होता है? 34 से। आगे बढ़ते हैं, किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित तकनीक से की जाती है? तो वो की जाती है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक से। नेक्स्ट है, मेंडल के आनुवंशिक का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल की आनुवंशिक का सिद्धांत जो आधारित है किस पे आधारित है? ये आधारित है लैंगिक जनन पे। किस पे? लैंगिक जनन पे आधारित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? आपको भी पता है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। आगे बढ़ते हैं, विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण। प्राकृतिक वरण विकास का कारण है। तो विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण क्या है? नए नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक हैं विलगन और उत्परिवर्तन। क्या है? विलगन एवं उत्परिवर्तन। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? तो मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को प्रदर्शित करते हैं हम लोग किससे? ZW से। किससे प्रदर्शित करते हैं? ZW से। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज हो जाएगा आपका क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्या हो जाएगा? क्रो-मैग्नन मनुष्य। आगे बढ़ते हैं, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है बताइए आप? तो इसका आंसर जो है नहीं बताया गया है, क्योंकि ऑप्शन में इसका आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर नहीं बताया गया है। इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, क्रॉसिंग ओवर में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। क्रॉसिंग ओवर जो है मोस्ट ऑफ द बोला जाए तो पौधा में भी होता है और मानव में भी होता है। ठीक है, मैक्सिमम तो पौधा में होता है क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है?
तो ये होता है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से। नेक्स्ट, डैश की खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है। तो किसकी खोज के कारण जो है आनुवांशिकी इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है, वो है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस। क्या है? प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो वो उत्तरदायी है डीएनए। क्या उत्तरदायी है? डीएनए। नेक्स्ट है जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो अध्ययन है आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। पुरुष जीन संगठन होता है तो पुरुष जीन संगठन एक्स और वाई होता है। यहीं पे आपसे महिला जीन संगठन पूछा जाता तो वो एक्स एक्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने समझाया था। किसने समझाया था? लेमार्क ने। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किसने किया था बताइए। तो डीएनए की खोज मूलतः रूप से अगर देखा जाए तो जेम वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने किया था। इसी कारण से इन्हें 1963 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। बाकी इसमें आंसर दिया गया है उत्तर ई, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना। आगे बढ़ते हैं, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो वो है जीन के संश्लेषण के लिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत जो हैं अवशेषी अंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बेटा या बेटी के जन्म की संभावना। तो बेटा या बेटी के जन्म की संभावना जो है 1/1 होगा, यानी 1:1 होगा। इसमें क्या डाउट है। नेक्स्ट है स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णनाता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। आगे बढ़ते हम लोग, डीएनए को जिसने अंतःपात्र में बनाया था, तो डीएनए को जिसने अंतःपात्र में बनाया था वो थे ऑर्थर कॉर्नबर्ग। कौन थे? ऑर्थर कॉर्नबर्ग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक में जो आया है वो है जीव जगत का वर्गीकरण मोनेरा जगत। क्या है? जीव जगत का वर्गीकरण में मोनेरा जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु को खोज लेवेनहॉक ने किया था। बैक्टीरिया का नामकरण किसने किया? बैक्टीरिया का नामकरण लेवेनहॉक ने किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रोटिस्टा जगत भोजन करने वाला अंग होता है। तो भोजन करने वाला अंग आ जाएगा स्यूडोपोडियम। क्या हो जाएगा? स्यूडोपोडियम। नेक्स्ट है अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। तो अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जो जनन करता है द्विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? द्विखंडन द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक आ गया कवक जगत। क्या आ गया? कवक जगत। लाइकेन एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। शैवाल और कवक। शैवाल और कवक का सहजीविता क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अरे फंगी हैं, यानी फंगी हैं। तो फंगी क्या है? एक्टिनोमाइग्रेटस। क्या है? एक्टिनोमाइग्रेटस। फंगी क्या है? एक्टिनोमाइग्रेटस। आगे बढ़ते हैं, कवक पौधा में नहीं पाया जाता है। तो कवक पौधा में जो है पर्णहरित नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो खमीर का उपयोग जो है शराब के उत्पादन के लिए किया जाता है। फंगस किस प्रकार का जीव है? तो फंगस जो है वो मतजीवी है। क्या है? मतजीवी है। आगे बढ़ते हैं, फफूंदियों में पोषण की विधि होती है। तो फफूंदियों में जो पोषण की विधि होती है वो होती है मृतोपजीवी पोषण। क्या होती है? मृतोपजीवी पोषण। नेक्स्ट है ईस्ट और मशरूम है। तो ईस्ट और मशरूम क्या है? फफूंद है, फंगी है। आगे बढ़ते हैं, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा खमीर लाया जाता है? सिंक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्या है? सिंक्रोमाइसिस सेरेविसी। सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है कवक द्वारा। किसके द्वारा? कवक द्वारा। नेक्स्ट आ गया टॉपिक पादप जगत। नीचे पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। अदरक जो है प्रकंद है, प्रकंद है, सही है। प्याज मांसल पर्ण है, सही है।
आलू जो है मूल है, गलत है। आलू जो है वो तना है, ठीक है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नारियल भ्रूणपोष है। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिमाण देती है, निम्न परिणाम देती है, ऐसा होना चाहिए। तो ये होगा जल का प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीफेरा इंडिका सामान्य नाम किसका है? तो ये हो जाएगा आम का। किसका नाम है मैग्नीफेरा इंडिका? आम का नाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रिटिकम एस्टिवम निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये जो है गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट है, किस जीवाणु में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो वो है यूग्लिना। यूग्लिना में जो है पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे एवं जंतुओं की सहजीविता को क्या बोलते हैं? तो यूग्लिना बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रायोफाइट्स में होते हैं क्या? तो ब्रायोफाइट्स में होते हैं मांस और लीवरवर्ट। क्या होते हैं? मांस और लीवरवर्ट। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं किसके? लाइकेंस जो है सबसे अच्छे सूचक है वायु प्रदूषक के। नेक्स्ट है, सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा था? तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा था तंबाकू का। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अपने भारत में जो है तंबाकू के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब से यूरोपीय का आगमन हुआ तब से अपने भारत में जो है कि तंबाकू के बारे में मतलब जानकारी होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि तंबाकू को उत्पादन करने का सबसे पहले आदेश कौन दिया था? जहांगीर के शासनकाल में आदेश दिया गया था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। और उस शासनकाल में उत्पादन इतना ज़्यादा होने लगा कि उत्पादन भी ज़्यादा होने लगा और उसे लोग उपयोग भी बहुत ज़्यादा करने लगे, जिसके कारण जहांगीर को ही उसे फिर से बंद करवाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो वो हो जाएगा फ्लोएम। मैं प्रत्येक क्वेश्चन पे उतना डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो मलेरिया तथा डेंगू में क्या उभयनिष्ठ नहीं है? मच्छर प्रजाति उभयनिष्ठ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नामक की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। किससे? बीजीय पादप से। आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष हो जाएगा आपका सिकोआ। क्या हो जाएगा? सिकोआ। नेक्स्ट है, मटर पौधा है। तो मटर पौधा जो है शाक है। क्या है? शाक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया जंतु जगत। जंतु जगत तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तो वो जीव है आपका हाइड्रा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा जो है एक मछली है। आर्कियोपेटेरिक्स है। क्या है? आर्कियोपेटेरिक्स जो है जुरासिक युग के सर्वपुरातन पक्षी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? तो सत्य उभयचर जंतु नहीं है कौन सा इनमें से? इसका आंसर हो जाएगा कछुआ। कछुआ जो है सत्य उभयचर जंतु नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतुओं का पगुहा यानी सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है? वह है ऑर्थोपोडा। क्या है? ऑर्थोपोडा जगत के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह शोषण करता है? तो वो कौन सा है? केचुआ। एक सेकेंड। हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह शोषण करता है? हो जाएगा केचुआ। केचुआ नहीं होगा, इसका आंसर होगा हाइड्रा। क्या आंसर होगा? हाइड्रा। वही मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था। इसका आंसर होगा हाइड्रा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे ना कुछ देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में शायद। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ तो पढ़े हैं वही सेम क्वेश्चन है। पक्षी तथा सरीसृप अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? वो यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट, एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है? तो एक रानी मधुमक्खी जो है 2 प्रकार, एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लीवर फ्लूक किसके पित्तवाहिनी में होता है? तो लीवर फ्लूक किसके पित्तवाहिनी में होता है? ये होता है भेड़ के पित्तवाहिनी में। किसके? भेड़ के पित्तवाहिनी में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? आपको भी पता है इनमें से कौन सा स्तनपायी है? मछली और ये
चमगादड़ और व्हेल ये दोनों जो है स्तनपायी है, तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी सरीसृप तथा उभयचर जीव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो सरीसृप तथा उभयचर जीव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 3 कोष्ठ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जुगनू क्या है? तो जुगनू एक क्या है? जुगनू एक कीट है। क्या है? जुगनू एक कीट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है क्या कहलाता है? तो सबसे छोटा जीव जो है स्वयं विकास विषाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषाणु हो जाएगा। और इसका आंसर सबसे छोटा पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर माइकोप्लाज्मा होगा। क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट, जो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। किससे? गंध से पहचानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीमक को यह भी कहते हैं, तो दीमक को क्या कहते हैं? श्वेत चींटी। क्या बोलते हैं? श्वेत चींटी दीमक को बोलते हैं। डॉल्फिन को निम्न में से किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो डॉल्फिन को हम लोग किस में वर्गीकृत करते हैं? स्तनी में वर्गीकृत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उड़ने वाला स्तनपायी है, तो उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा? आपको पता है कि चमगादड़ है उस उड़ने वाला स्तनपायी। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो सील जो है वो किस जाति का है? वो स्तनपायी जाति का। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक करी है? आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो सरीसृप एवं पक्षी के वर्गों के बीच की योजक करी है। आगे बढ़िए। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है क्या? 8 टांगे। मकड़ी में 8 टांगे पाई जाती है, और कीट में देखा जाए तो 6 टांगे मैक्सिमम में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? गैम्बूसिया का प्रयोग करते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट टॉपिक आ गया पादप अकारिकी। शोषण जहाँ वाले पौधे को कहते हैं, शोषण जहाँ वाले पौधों को कहते हैं गोब। क्या बोलते हैं? गोब। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है आपको डालिया के जड़ों से, डालिया की जड़ों से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक औसत फल है? कौन सा एक औसत फल है? सेब। आगे, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। ये हो जाएगा 1 से अधिक। इनमें से 1 से अधिक। आगे बढ़ते हैं। कीट भक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है? उसमें कमी होती है नाइट्रोजन की। फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? तो फूल का जो है कौन सा भाग फल बनाता है? अंडाशय जो है फल बनाता है। केसर होता है सूखा मिश्रण, तो केसर जो होता है सूखा मिश्रण फूल और बीज बनाने वाले भागों का। नारियल के फलों का फैलाव होता है, तो नारियल के फलों का फैलाव जो होता है वो होता है मेसोकार्य द्वारा। किसके द्वारा? मेसोकार्य द्वारा। नेक्स्ट है, घासों और समान उद्यान पौधों की पत्तियों के सिरों पर भोर के समय पानी की बूंदें दिखती है। यह जल संचयन किससे प्राप्त होता है? तो यह जल संचयन जो प्राप्त होता है जलरंध्र से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण जो मिलता है वो मिलता है आपको बीज में। नेक्स्ट, फल निम्नलिखित में से क्या है? फल जो है अंडाशय का उत्पाद है। लौंग प्राप्त होता है फूल के कली से, यानी पुष्प कली से। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? किसका संग्रह जो है अंग तना नहीं है? तो शकरकंद का संग्रह जो है अंग तना नहीं है। नेक्स्ट, आलू एक क्या है? तो आलू एक कंद है। क्या है? कंद है। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? कौन सी एक पुष्प कलिका है? लौंग जो है एक पुष्प कलिका है। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? तो पौधे के वर्तिका से केसर प्राप्त होता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पौधे का जो है पर्ण भाग जो है फूल बनने का उद्दीपन प्राप्त करता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या हो जाएगा? पौधे का महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा पत्ती। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी देखिए, इसलिए मैं आंसर कंफर्म कर लेता हूँ। इसका आंसर जो दिया हुआ है
पुष्प दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेकिन जीवन चक्र देखा गया है इसकी दृष्टि से पुष्प इसका आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए, पुष्प ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि पुष्प नहीं रहेगा तो अगला पौधा, फिर उसके बाद फिर पौधा, मतलब प्रजनन संभव नहीं है पौधे में, इसलिए पूर्व पुष्प जो है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे में महत्वपूर्ण आगे आगे बढ़ते हैं। भ्रूण किस में मिलता है, भ्रूण जो है वो बीज में मिलता है, किस में मिलता है, बीज में मिलता है। संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष पूछा जाए ये चिकोआ है, क्या है, चिकोआ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा पादप कायकीय पौधे में जनन। तो इसका चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पोटोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं, तो स्वेद को मापने के लिए करते हैं, क्या मापने के लिए, स्वेद को मापने के लिए। पौधे में रंध्र का खुलना किसके प्रभाव के कारण होता है, ये ऑक्सीजन के प्रभाव के कारण होता है। नग्न बीजों में फलों के निर्माण में कमी का कारण क्या होता है, नग्न बीजों में फलों के निर्माण में कमी का कारण है नग्न बीजांड। जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई में तेजी से वृद्धि पाई जाती है, तो मोटाई में तेजी से वृद्धि पाई जाती है रस की लकड़ी में, किसमें, रस की लकड़ी में। नेक्स्ट है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए, क्या है, परागनकारी है, इनमें से कौन सा जो है परागनकारी है, तो चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी तीनों जो है परागनकारी है। एक फल है, तो एक फल क्या है, पका हुआ अंडा से, क्या है, पका हुआ अंडा से। सक्शन पूल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है, वाष्पोत्सर्जन, क्या है, वाष्पोत्सर्जन। पौधे में आहार का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो पौधे में आहार का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होती है किसमें, तो निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होती है भ्रूण बैग में। पादप कली है, तो पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है, क्या है, एक भ्रूणीय टहनी। बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के सोम के होते हैं 70s, कितने होते हैं 70s। पादप पालय में, तो पादप पालय में नियंत्रित दशा में पादपों का विकास होता है, नियंत्रित दशा में पादपों का विकास कहाँ होता है, पादप पालय में, फाइटोट्रोन में। नेक्स्ट, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो ये मुख्यतः जो है मृदा से प्राप्त करते हैं, यानी मिट्टी से प्राप्त करते हैं। परागकण की क्या है, तो परागकण की क्या है बताइए, तो परागकण की जो है, परागकण का परागकोश से वर्तिका तक हस्तांतरित। परागकण क्या है ऐसा पूछा जाए तो परागकण जो है, परागकण का परागकोश से वर्तिका तक हस्तांतरण। ये क्वेश्चन अभी होने की प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन जस्ट किसी एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन मुक्त होती है। आगे, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो माँ पौधे की भांति पौधा जो मिलता है इस दोनों से, बीजों से और तना काट से, दोनों से। क्लोरोसिस उत्पन्न होते हैं जब पौधे को उगाया जाता है लौह रहित माध्यम में। रात के समय यह सलाह दी जाती है पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। डैश फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं, तो फूल के प्रजनन तंत्र हो जाएंगे पुंकेसर तथा स्त्री केसर। फिर भी मैं एक बार चेक कर लूँगा इसका आंसर, ठीक है। डिप्लॉयड पौधे प्राप्त किए जाते हैं, तो डिप्लॉयड पौधे जो प्राप्त किए जाते हैं परागकोश जीवाणुओं की वृद्धि द्वारा। पौधे में पानी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं, हरे पौधे जो अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो क्लोरोफिल का घटक नहीं है कैल्शियम। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी से पे उगते हैं को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हेलोफाइट। हाइड्रोफाइट कहते हैं किसको, तो हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किस ऊतक के माध्यम से जाता है, तो संवहनी पौधों में पानी जो जाता है वो जाइलम टिश्यू के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ कहाँ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होता है बताइए, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में।
पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों की लंबाई वृद्धि के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं है पूछा जा रहा है, तो सोडियम जो है वो आवश्यक नहीं है। कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस आवश्यक है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। फिर भी आंसर मैच कर लेंगे एक बार, ठीक है। 30 का भी। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को नियंत्रित करती है? तो ये कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है, टॉपिक आ गया मानव शरीर के तंत्र। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा, यानी किडनी द्वारा। वृक्क में मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन? तो मूत्र की मात्रा का निस्तारण जो नियंत्रित करता है एडीएच हार्मोन। क्या? एडीएच हार्मोन। आप लोग मुझे कमेंट में एडीएच का फुल फॉर्म बता दीजिएगा, एडीएच का फुल फॉर्म बताइए। नेक्स्ट है, एंटी फर्टिलाइजिन स्रावित होता है। तो एंटी फर्टिलाइजिन जो स्रावित होता है शुक्राणुओं द्वारा। किसके द्वारा? शुक्राणुओं द्वारा। पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी, बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हुआ? तो पति का अगर ब्लड ग्रुप ए, पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप जो है ए, बी और ए बी अथवा ओ, मतलब चारों ब्लड ग्रुप हो सकता है। आगे, लोहे में जंग लगने पर उसके भार क्या होंगे? उसके भार बढ़ जाएंगे। क्या होगा? उसका भार लंबे समय तक बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। आहार में नमक का मुख्य उपयोग। आहार में नमक का मुख्य उपयोग पानी में खाद्य कणों की घुलनशीलता में वृद्धि से होती है। आगे बढ़ते हैं। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। आप लोगों को पता होगा उपास्थि किसे कहते हैं? आप लोग जानते हैं? जैसे कोई भी हड्डी है, उसका जहाँ जॉइंट होता है, जॉइंट के ऊपर में एक मुलायम परत टाइप का बना रहता है, उसे ही उपास्थि बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से बता देता हूँ, जो कोई भी नॉन वेज खाते होंगे, जैसे चिकन खाते, चिकन का लेग पीस होता है, और लेग पीस के ऊपर में आप लोग देखिएगा तो वहाँ पे एक मुलायम वाइट कलर का रहता है, उसी को उपास्थि कहते हैं। ठीक है। आगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो मसूड़ों से रक्त बहना तथा दांतों का गिरना विटामिन बी1 का लक्षण नहीं है, विटामिन सी का लक्षण। किसका लक्षण है? विटामिन सी का। और कौन सा सही है? सब पढ़ लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, सही है। मांसपेशियों तथा जोड़ों में थकान सहित पीड़ा, वजन में कमी आना, घाव का धीमा से ठीक होना, विटामिन सी के लक्षण सही है। और विटामिन बी5 की कमी से त्वचा में जलन, अस्मरण शक्ति, में अव्यस्तता तथा अतिसार होना, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है गलत था। अब नेक्स्ट है, स्पर्मेटेलियोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाहर क्या है? स्पर्मेटिड शुक्राणु में विशेषता प्राप्त होता है। इसके द्वारा स्पर्मेटिड शुक्राणु में विशेषता प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव आँख में किसी वस्तु की छवि कहाँ बनती है? तो ये बनती है रेटिना पर। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन या सिनेप्सिस द्विसंयोजी गठन जिसे बोलते हैं, कब होता है? अच्छा हाँ, अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन सिनेप्सिस द्विसंयोजी गठन जो है वो कब होता है? वो होता है जाइगोटीन के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? एंजाइम जो है वो ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में जब बदलते हैं वो ट्रिप्सिन का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर है? कौन सा हार्मोन है जो न्यूरोट्रांसमीटर है? एड्रेनलिन और एसिटाइललाइकोलाइन। ठीक है। नेक्स्ट, डैश की खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है। किस खोज के कारण बताइए? तो ये संभव हो गई किसकी खोज के कारण? ये है आंसर इसका ओन्कोजीन के कारण। किसके कारण? ओन्कोजीन के कारण। नहीं, इसका आंसर देखिए ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियोज के कारण। कुछ देर पहले हम इसे पढ़े थे, इस क्वेश्चन को इसी वीडियो में कुछ देर पहले स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। इसके खोज कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हुई है। ये प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियोज होगा। नेक्स्ट,
कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो वो हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन। आगे बढ़ते, मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य के मस्तिष्क में कुल 8 अस्थियां होती है। चेहरे में कुल 29 अस्थियां होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित हार्मोन में से किस एक में पेप्टाइड श्रृंखला होती है? तो पेप्टाइड श्रृंखला होती है ऑक्सीटोसिन। किसमें? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है, उसे रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जा सकता है? ओ का निगेटिव। ओ का निगेटिव हम लोग दे सकते हैं, लेकिन ओ का पॉजिटिव नहीं। ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप से हम दे सकते हैं। अगर अमाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर अमाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह जो है सर्वाधिक दाता होता है? तो ओ नेगेटिव होता है। क्या होता है? ओ नेगेटिव। नेक्स्ट है, आदान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी मंगल होना चाहिए, मतलब डैश में भी मेल होना चाहिए। तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा किस में? RH फैक्टर में भी, मतलब निगेटिव पॉजिटिव में भी मेल होना चाहिए। ये नहीं कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव है तो उसको हम, देखिए बी नेगेटिव दे सकता है, इसका थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, मैं बता दूंगा कभी, बट अभी बताना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि किसी के पास बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ना, उसे बी पॉजिटिव नहीं दे सकता है, ठीक है, लेकिन बी पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव वाला दे सकता है। बी पॉजिटिव को बी पॉजिटिव तो देगा ही, लेकिन बी नेगेटिव भी दे सकता है। ये थोड़ा डिटेल में मैं जिस दिन बताऊंगा ना, उस दिन आपको समझ में आएगा। आगे अभी बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है किस में? ये स्थित होती है मस्तिष्क में। डैश को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करते हैं कौन? त्वचा। बायोलॉजिकल रिफोर्सिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं किसका? जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटने के जोड़ों का। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कौन? तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा। वृक्क की संरचना और कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। डैश एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजनित रक्त का वहन नहीं करती है, तो कौन सी है? फुफ्फुस धमनी। मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण नहीं करता है? तो मानव शरीर जो है विटामिन का संश्लेषण नहीं करता है। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलोसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? कौन सा हार्मोन होगा? पेनिलिन हार्मोन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? तो रक्त के संचालन में लिम्फोसाइट मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय का उत्पन्न होता है? अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, वो है ग्लूकागोन जो है अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। एंजाइम लाइपेज तथा ट्रिप्सिन का स्रोत है, तो एंजाइम लाइपेज तथा ट्रिप्सिन का स्रोत है अग्नाशय। मीठे स्वाद के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? संवेदनशील क्षेत्र जो है नोक यानी टिप यानी आगे का भाग। आगे, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण। सार्वभौमिक दाता पाए जाने वाला रक्त समूह, मतलब सार्वभौमिक दाता माने दाता है तो ओ नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमाशय रस में मुख्यतः होती है, तो अमाशय रस में मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है वो है WBC। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो वो करता है RBC। महिलाओं में सेक्स हार्मोन है, तो महिलाओं में सेक्स हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो वो एंजाइम है जाइमेज। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज से एथेनॉल परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करता है? वो है जाइमेज। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होता है? तो वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान 1350 ग्राम।
नेक्स्ट है, और महिला को पूछा जाए तो 50 ग्राम कम कर दीजिएगा, 1300 ग्राम के आसपास। नेक्स्ट, लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाला हार्मोन का नाम क्या है? तो लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाला हार्मोन जो है इंसुलिन। कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं होती हैं? तो कशेरुकी रज्जु में जो है कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं हैं? ये हो जाएगा 31 जोड़ी। नेक्स्ट, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी है? तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या है 12 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है कशेरुकी रज्जु में। थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। क्या है? TSH। आप लोग कमेंट में TSH का फुल फॉर्म बताइए। और TSH का फुल फॉर्म पूछा भी गया है किसी एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्त का स्रावन करती है? तो कौन सी ग्रंथि पित्त का स्रावन? जिगर यानी यकृत। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन? तो शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। आगे बढ़ते हम लोग। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो मानव मस्तिष्क का जो है डाइसेफलोन, ये जो है भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र है। आगे बढ़ते, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो मनुष्य के शरीर में अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में जिंक होता है? तो कौन से हार्मोन में? इंसुलिन में जिंक होता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो वो पद है क्रेब्स चक्र। निम्नलिखित अंगों में से किसमें पित्त का संचय होता है? तो किसमें पित्त का संचय होता है? पित्ताशय में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचा हुआ भोजन किस दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो अवशोषित किया जाता है छोटी आंत के द्वारा। मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि होती है? तो मानव शरीर में पाचन के लिए जो ग्रंथि है सहायक पेंक्रियाज। जीभ के किस भाग पर कड़वे स्वादग्राही होते हैं? तो जीभ के किस भाग पर कड़वे स्वादग्राही होते हैं? पिछले मध्य भाग में। गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है? यह है ऑक्सीटोसिन। गुर्दे में पथरी मुख्यतः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट से। मदिरा द्वारा यकृत को क्षति कर कारण मुख्यतः क्या होता है? तो ये मुख्यतः होता है ग्लाइकोजन भंडारण। आंख में रेटिना कार्य करती है किसकी भांति? तो आंख में रेटिना कार्य करती है कैमरे के फिल्म की तरह। मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मानव शरीर में पाचन जो है मुख्य गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण जो है हृदय गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? स्मरण क्षमता जो होती है सेरिब्रम में होती है। निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? तो निद्रा के दौरान जो है किसी व्यक्ति का रक्तचाप जो है वो घट जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इनमें से किसके द्वारा रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है? वो है रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण निम्नलिखित में से प्रोटीन के द्वारा होता है, यानी किस प्रोटीन के द्वारा होता है? ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन एक हार्मोन है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो वह है इंसुलिन की कमी से। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? 1200 सीसी। किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? वो है केचुआ। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा लवण है वो लवण है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट।
नेक्स्ट है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206 है। मानव के जीवन काल में कितने प्रकार के दांत विकसित होते हैं, तो 4 प्रकार के दांत। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। निःश्वासन के समय डायफ्राम में हो जाता है निःश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है गुंबदाकार। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। अधिक पुरुष जन्म का नियमन करने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, कंडोम का। नेक्स्ट है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में मौजूद नहीं रहती है, तो वो हो जाएगा आपका 1 से अधिक। नेक्स्ट है यदि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, शुक्र पिंड का आदर्श तापमान होगा कितना, तो उसका तापमान होगा 34 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शुक्र पिंड। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है तब होती है जब नाड़ी गति रुक गई हो, हृदय गति बंद हो गई हो, आंख की पुतलियां स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश बचने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो। उपयुक्त सभी हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों में निम्न में से क्या स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो है हार्मोन स्रावित होता है। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें प्रभावित होता है यकृत। पित्त रस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, तो कौन सा सत्य है, इसमें उपस्थित लवण वसा का पाइसीकरण करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मानव रोग एवं उपचार। नेक्स्ट है विषाणु के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो विषाणु जो है विषाणु बाध्यकारी परजीवी है। नेक्स्ट लाल किट्टू रोग, पादप रोग, पपीता का बंची टॉप, केले का लिटिल लीफ रोग, मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मच्छर निम्न में से किस बीमारी के वाहक होते हैं, तो ये होते हैं हाथी पांव यानी फलेरिया के वाहक। नेक्स्ट है डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचाता है वायरस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा। हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों के जमाव को रोकता है का निर्माण किसके द्वारा होता है, इसका निर्माण होता है बेसोफिल्स के द्वारा। निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ये हो जाएगा मलेरिया क्लोरोक्विन के कारण होता है, सही है। इस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, तो वो थे एडवर्ड जेनर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। विचार करना है, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अब विचार करते हैं, गलत पढ़ेंगे नहीं, सही से सिर्फ पढ़ना है। आबादी में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं फ्लू के लिए समान रूप से संवेद प्रपोषी है, सही है। स्वयं फ्लू के प्राथमिक उपचार में प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक्स की कोई भूमिका नहीं है, ये भी सही है। इसमें 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कहाँ पे, तो ये हुआ था आपका दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है मानव में भारत में जन्म प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है, रोटा वायरस। क्या है, रोटा वायरस। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रतिरक्षा को पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है, तो पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है जन्मजात प्रतिरक्षा को। आंतों की रोगी के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है, यह है एक्स किरण का। एस्पिरिन एस्पिरिन है क्या, एंटीपायरेटिक है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, इनमें से जो है सभी एक मतलब एक से अधिक जो है प्रतिजैविक औषधि है। जैसे क्विनोन हो गया, फिर आपको सल्फागुआडिन भी है, और फिर क्लोरमेफिक्नोकॉल ये भी है। मतलब 1 2 3 जो है एमीन के बारे में हम नहीं जानते। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लोगों को सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, तो वो हो जाएगा कीटाणुनाशक का प्रयोग लोगों को सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है, तो कोरोना वायरस जो संबंधित है वो संबंधित है ए और बी दोनों से, MERS और सार्स दोनों से।
निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? इसका सुमेल है निमोनिया फेफड़ा से, ये सुमेल सही है। टीकाकरण की कल्पना डैश ने की थी, तो वो जो है टीकाकरण की कल्पना किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लेकिन शुरुआत किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? तो वो है पेनिसिलिन, जो है मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है, तो संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या है बताइए? ये हो जाएगा आपका मक्खी। क्या है? मक्खी। नेक्स्ट, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है? तो ये हो जाएगा हीमोफीलिया, यौन संबंधित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी उपचार के लिए रसायन का प्रयोग को कीमोथेरेपी कहते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है रक्त को। आंतज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है आंत को। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? क्षय रोग के रोकथाम के लिए। हाइपरथायरॉयडिज्म के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? तो वो तत्व है आयोडीन 131। सिस्टिटिस एक संक्रमण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है मूत्राशय से। पीलिया एक संक्रामक रोग निम्नलिखित में से किससे फैलता है? पीलिया एक संक्रामक रोग है जो फैलता है जल के द्वारा। किसके द्वारा? जल के द्वारा। शरीर में लौह की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो यह है रक्ताल्पता। एंट अमीबा हिस्टोलिका की संक्रामक अवस्था होती है परपिक पुटी। क्या होती है? परपिक पुटी। नेक्स्ट है, बीसीजी टीकाकरण किसके लिए करते हैं? आपको अभी जस्ट मैं बताया हूँ बीसीजी टीकाकरण किसके लिए करते हैं। ये करते हैं यक्षमा रोग के लिए। आगे बढ़ते हैं। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में जो है मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? ये हो जाएगा यक्षमा ट्यूबरक्लोसिस। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंखों का रोग को क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा मोतियाबिंद। क्या कहा जाएगा? मोतियाबिंद। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल जीरोप्थेल्मिया सही है। टोकोफेरोल विटामिन डी होता है। टोकोफेरोल विटामिन डी रिकेट्स होना चाहिए था। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग। साइनोकोबालामिन रक्तअल्पता सही है, विटामिन के। अर्गो कैल्सीफेरॉल रिकेट्स सही है, विटामिन D2। अर्गो कैल्सीफेरॉल। लेकिन टोकोफेरॉल विटामिन डी नहीं होना चाहिए, टोकोफेरॉल विटामिन ई होना चाहिए। मैं कंफर्म नहीं हूँ, टोकोफेरॉल आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन विटामिन बी तो नहीं होगा। बेरी बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होती है। विटामिन बी हो जाएगा थायमीन। आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका? ये जलजन्य रोग का विशिष्ट उदाहरण है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो ये आपको पता ही होगा कौन सा है? क्षय रोग। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला कथन जो है सत्य नहीं है, उसे पढ़ेंगे ही नहीं। यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, सही है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, सही है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? ये हो जाएगा पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? तो पोलियो की बूंद दे सकते हैं 1 साल की उम्र में। वायरस से होने वाला रोग पूछ रहा है। वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? सामान्य जुकाम जो होता है वो वायरस से होता है। वायरस गलसुआ नामक बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? तो ये होता है विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता है? विषाणु द्वारा नहीं फैलता है। तो एड्स, खसरा और इन्फ्लुएंजा जो है विषाणु द्वारा होता है, लेकिन डिप्थीरिया विषाणु द्वारा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल क्या है? हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल है 30 से 180 दिन। एंट अमीबा हिस्टोलिका का संक्रामक अवस्था होती है, तो संक्रामक अवस्था है परपिक पुटी। क्या है? परपिक पुटी। नेक्स्ट है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए? वसा। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, तो एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन।
आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? तो इसका उपयोग एक्स किरण का उपयोग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में सामान्यतः पाए जाने वाले रोग का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा रानीखेत, जो कि मुर्गी में होती है। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम ईईजी निम्नलिखित में से किसका निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये होता है मस्तिष्क की निगरानी के लिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डायलिसिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, जो है एंटीबायोटिक नहीं है। बाकी जो भी है वो एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। चेचक का टीका कहाँ से बनता है? तो चेचक का टीका जो है वो भेड़ से बनता है। नेक्स्ट टॉपिक विविध आ गया। न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? प्यूरिन, पायरिमिडीन और चीनी। क्या है? प्यूरिन, पायरिमिडीन और चीनी। आगे बढ़ते हैं। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण ये हो जाएगा राना टिग्रीना। क्या हो जाएगा? राना टिग्रीना। आगे, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, तो ये विकल्प है एस्पार्टेम। क्या है? एस्पार्टेम। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो इसका बहुधा उपयोग क्यों करते हैं? इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्लाइडी को अस्थायी करने तथा क्रिस्टल बनने से रोकने के लिए जिलेटिन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है, यह डैश है, यह एक डैश है। यह एक हो जाएगा जन्मजात प्रतिवर्ती क्रिया। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। सैप के आरोहण के लिए जिम्मेवार बल है, सैप के आरोहण के लिए जिम्मेवार बल है एक से अधिक बल इनमें से। आगे बढ़ते हैं। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है प्रोटीएन। क्या है? प्रोटीएन, यानी प्रोटीन होना चाहिए था। नेक्स्ट है, परस्परवाद और प्रोटो कॉर्पोरेशन है, तो परस्परवाद और प्रोटो कॉर्पोरेशन है धनात्मक अन्योन क्रियाएं। क्या है? धनात्मक अन्योन क्रियाएं। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनॉल द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है, तो ऑर्गेनॉल द्वारा सेल जो है होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है। ये हो जाएगा डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो पेनिसिलिन के आविष्कारक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया है? तो वो है मेक्सिको। निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उत्पादन कौन सा है? तो जैविक उर्वरक का सही उत्पादन है 1 और 2, माइक्रोरिंजिल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल, नीलहरित शैवालों। नेक्स्ट है, एंथ्रोफोबिया डर है, तो एंथ्रोफोबिया हो जाएगा किसका डर है? पुष्पों का डर है। ठीक है। साइनोफोबिया कुत्तों का डर, साइनोफोबिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधिवेद रक्तता ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। एजेंट ऑरेंज क्या है? तो एजेंट ऑरेंज शाकनाशी है। क्या है? शाकनाशी है। ज़्यादा भोजन करने के पश्चात किसी को सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि मांसपेशी का चलन धीमा हो जाता है। नेक्स्ट है, ऊंची पहाड़ी इलाकों में नासिका में रक्तस्राव हो जाता है, रुधिर वाहिनियों का दबाव बाह्य दबाव की तुलना में अधिक होता है इसी के कारण। आगे बढ़ते हैं। लड़का किस उम्र में तरुणावस्था में आता है? तो तरुणावस्था में वो आता है 9 से 10 वर्ष की उम्र में। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, जस्ट मैंने बताया था, दक्षिण अफ्रीका में। दूध उदाहरण है किसका? तो दूध उदाहरण है इमल्सन का। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह कौन सा है? बैक्टीरिया।
कीटनाशी के उपयोगी से उन्नति होती है। किसकी उन्नति होती है? स्वास्थ्य की। इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है? कौन सा तथ्य है जो असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इनमें से असत्य है, उसे हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। बाकी आगे पढ़ रहे थे। एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया सही है। कार्बनिक यौगिक के विघटन से किण्वन की प्रक्रिया सही है। किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। तो सफ़ेद कीट जो है वो सरसों का रोग है। किसका? सरसों का। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहज प्रणाली का परिवर्धन जो है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। क्या है? प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? वो है लाल और नारंगी। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन अथवा रात्रि दोनों में। नेक्स्ट देखिए, इस वीडियो में जो हम टोटल अभी तक जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन थे उसे टोटल के टोटल कवर कर दिए। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बहुत की। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लगभग 1 घंटा 6 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो 1 घंटा 6 मिनट का वीडियो हो रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो है, अब वो अगली वीडियो आपको बहुत की मिलेगी। वीडियो मतलब अलग अलग कर देते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की। इसमें सिर्फ बायो को रखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री कवर कर लेंगे। ठीक है ना? तो वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आके आप बोल सकते हैं, बाकी पीडीएफ की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक बार मैं बोल दिया हूँ तो आप लोग 50 बार आके हल्ला नहीं कीजिएगा, पीडीएफ दीजिए पीडीएफ दीजिए। आप वीडियो अगर 2 से 3 बार देख लेते हैं, आपको पीडीएफ की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। फिर भी आपकी इच्छा होगी कि मैं लेके उसे जमा करके अपना शोभा के लिए रखूँ, किसी को दिखाने के लिए कि मैं बहुत सारा पीडीएफ रख रखा हूँ, तो आप आके मेरे से ले सकते हैं। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये जो कंटेंट है ये पेड कंटेंट है, मैं फ्री में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है? अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।